AF69 हिंदी। आज सुबह तेज माइग्रेन के साथ उठा, इसलिए अध्याय सामान्य से भी देर से शुरू हुए। सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं है कि आज मैं तीसरा और चौथा अध्याय लिख पाऊंगा या नहीं। खैर, कम से कम 2 अध्याय तो हैं जिनका आनंद लिया जा सकता है। लियोनेल की निगाहों में गुस्से जैसी कोई चीज चमक उठी। हालांकि इससे मिया का हौसला और बढ़ गया, उसकी छाती संतुष्टि के भाव से भर गई। लियोनेल ने गहरी और स्थिर सांस ली और उन नए छात्रों की भीड़ को देखा जो अब तक उसके पीछे पीछे आए थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनमें से एक भी उसकी नजरों से नजरें नहीं मिलाना चाहता था, और सबने बिना सोचे समझे नजरें फेर लीं। ऐसा दृश्य देखकर सीनियर लू का उपहास और गहरा हो गया। इस समय आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि ताकतवर लोगों को आगे आना चाहिए? जब आप इतने साहसी हैं तो आप हम जैसे लोगों पर दबाव क्यों डाल रहे हैं जो आपसे इतने कमजोर हैं? कई नए छात्रों के सिर झुके रहे, लेकिन सीनियर लू की बातें सुनने के बाद उनमें से कुछ ने हिम्मत जुटाकर ऊपर देखा और लियोनेल से आंखें मिलाईं। बात तो सही थी। जब लियोनेल ने कहा था कि बलवान को त्याग करना चाहिए, तो अब वह त्याग क्यों नहीं कर रहा था? लियोनेल का हाथ कांप उठा, लेकिन उसने धीरे से अपना धनुष वापस खींचा और तीरों को दूर रख दिया। बिना कुछ कहे वह जंगल की ओर मुड़ा और उसमें चलने लगा। ऐसा नजारा देखकर मिया और तीनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जोर से हंस पड़े। उन्होंने सचमुच नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। सोचिए, वह वाकई कितना बेवकूफ था। ठीक है, भाग जा छोटे कुत्ते। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, देखो कितना दयनीय लग रहा है। याको इतना हंसा कि उसकी सांस भी नहीं चल रही थी। मिया के होंठ मुड़ गए, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मुस्कान गायब हो गई। नए छात्रों में से आईना लियोनेल के पीछे चलने में जरा भी नहीं हिचकिचाए। अगर सिर्फ एक ही होता तो भी ठीक रहता, लेकिन लियोनेल की उम्मीदों से भी परे इनकॉथ, एरोलाना और मूस ने अपनी मुठियां कस ली और अकड़ते कदमों से मुड़कर लियोनेल के पीछे पीछे चल पड़े। बालथॉर्न के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, एक पतले हाथ ने उसके सिर के पिछले हिस्से को चीर दिया। वो समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ, और फिर वो अंधेरे में डूब गई। हेनोरिन ने बालथॉर्न के शरीर को पकड़ लिया। फिर भी किसी अजीब बात से किसी ने पलक तक नहीं झपकाए। ऐसा लग रहा था जैसे ये कभी हुआ ही न हो। मिया जल्द ही होश में आ गया जब उनके पुतले जंगल में गायब हो गए। कुछ लोग उसके पीछे चले भी गए तो किसे फर्क पड़ता? 100 से ज्यादा में से सिर्फ 4, यह अनुपात दयनीय था। लियोनेल के जाने के बाद सीनियर लू ने कृपालुता से मुस्कुराया। उसने अभी मुंह भी नहीं खोला था, लेकिन उसकी चापलूसी पहले ही सुनाई दे रही थी। सम्माननीय वरिष्ठ जनों, हम कैसे तय करेंगे कि खदानों में कौन प्रवेश कर सकता है? अगर आप बुरा न माने तो पूछिए। अरे ऐसा है। अब जाकर मिया को याद आया कि उसने सचमुच ऐसा ही वादा किया था। क्या झंझट है। अब जबकि लियोनेल को पूरी तरह से अपमानित किया जा चुका था और अब उसकी जान भी खतरे में थी, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि इन नए छात्रों के साथ क्या हुआ। लेकिन कुछ सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि अगर बाद में कोई इस बात को फैला नहीं सकता तो लियोनेल को अपमानित करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि अंत में कम से कम उनमें से कुछ तो बच जाए। ऐसे में मिया ने भीड़ को गौर से देखा। उसकी नज़र जेलिस पर पड़ी तो उसकी चमक बढ़ गई। भीड़ में मौजूद इकलौते सफेद बेल्ट वाले की तरफ उसका ध्यान कैसे न जाए। ये तो एकदम सही था। नए छात्र तो बस बोझ के समान थे, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो वास्तव में उनकी मदद कर सके तो ये पूरी तरह से अलग बात है। तुम में से जो सबसे ताकतवर है वही फैसला करे, मिया ने कुछ सोचने के बाद कहा। 5 से ज्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते। सीनियर लू की अभिव्यक्ति विकृत हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने लगभग तुरंत जेलिस की ओर देखा। उनकी आंखों में एक याचना भरी नजर थी। हेनोरिन लगभग किसी भूत की तरह बालथॉर्न को गोद में लिए जेलिस के बगल में ऐसे खड़ी हो गई मानो वह हमेशा से वहां रही हो। यहां तक कि किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि बालथॉर्न बेहोश हो चुका है, या शायद उन्हें इस तरह की स्थिति की बारीकियों की परवाह ही नहीं थी। जेलिस ने एक नज़र ऊपर उठाई। मैं उन्हें ले जाऊंगा। ऐसा कहकर जेलिस खदान की ओर चल पड़ा। उसने 5 नंबर की टोपी को भरने के लिए 2 और खदानें चुनने की जहमत नहीं उठाई। सीनियर लू का चेहरा देखने में भद्दा लग रहा था। उसने मिया की तरफ एक विनती भरी नजर डाली, लेकिन मिया ने साफ तौर पर इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया था। उसे इससे कोई लेना देना नहीं था। उसे सच में इसकी परवाह ही नहीं थी।
कोई विकल्प न होने के कारण नए छात्रों ने चुपचाप शिविर स्थापित करना शुरू कर दिया तथा गुफा के मुहाने के निकट स्थान पाने के लिए चुपचाप होड़ लगाने लगे। सीनियर लू ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, उनके माथे पर निराशा की एक झलक थी। दूसरे नए छात्रों की उलझन भरी निगाहों ने उनकी हालत और बिगाड़ दी। अल्पविराम। जबकि दो वरिष्ठ लोग व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे थे, मिया और याको जेलिस और दो महिलाओं को अंदर ले गए। किसी को उम्मीद थी कि सुरंगें अंधेरी होंगी, विशेष रूप से रात के करीब होने पर, और संभवतः मशालों से रोशन होंगी, लेकिन ये सच्चाई से कोसों दूर था। गुफा की दीवारें अपनी ही हल्की रोशनी से जगमगा रही थीं। दृश्यता दिन जितनी तेज नहीं थी, लेकिन शाम जितनी कम भी नहीं थी। बीच का एक सुखद सौम्य वातावरण था जो आंखों को सुकून दे रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद जेलिस अचानक बोल पड़ा, सच बताओ, तुम वास्तव में दूसरों को अंदर आने की अनुमति नहीं देना चाहते हो, है ना? मिया के कदम एक क्षण के लिए रुक गए, उसके बाद उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। बिल्कुल नहीं। अच्छा, जेलिसी ने सहजता से कहा। कुछ देर बाद मिया उन्हें कुछ अलग अलग रास्तों से होते हुए एक मध्यम आकार के खुले रास्ते पर ले गई। ऐसा लग रहा था कि उसमें लगभग 50 लोग बैठ सकते हैं। ये हमारा सुरक्षित घर है। इससे आगे बढ़ने पर हमें पत्थर के जानवरों से निपटना होगा। मिया, तुम यहाँ किसको लेकर आए हो? एक आवाज जो लगभग भौंकने जैसी लग रही थी, उनके कानों में गूंज रही थी। मिया ने स्थिति को जल्दी से समझाने से पहले कड़वी मुस्कान दी। ओरिक्स। खदान में काम कर रहे अयस्कों के राजा के सदस्यों के चेहरे के भाव बदल गए। अगर यह सच था तो वे बड़ी मुसीबत में थे। उसी समय धरती हिल गई। डूबता हुआ सूरज अंततः क्षितिज पर गायब हो गया। कुछ मिनट पहले जंगल में घुसते ही लियोनेल का गुस्सा हवा की तरह गायब हो गया। वह खुद को हंसने से रोक ही नहीं पाया। उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि चीजें उससे भी बेहतर हो जाएंगी जितना उसने सोचा था। उसे लगा जैसे इसे ही लोग अपनी कब्र खुद खोदना कहते हैं। आयना ने अपना सिर हिलाया और आंखें घुमाईं। बाकियों से अलग, वह लियोनेल की आंखों में वह शरारती चमक साफ देख सकती थी। जिस लियोनेल को वह जानती थी, वह अपनी भावनाओं पर जरा भी काबू नहीं रख पाता था। अगर वह सचमुच गुस्से में होता तो बस हमला कर देता और बाद में नतीजों के बारे में सोचता। उसने कभी हमला नहीं किया, इसका मतलब था कि वह शुरू से ही गुस्से में नहीं था। हालांकि लियोनेल को बस एक ही बात की उम्मीद नहीं थी, वो ये कि इनकॉथ, एरोलाना और मूस उसका पीछा करेंगे। और जहां तक उसकी प्यारी गर्लफ्रेंड की बात है, तो क्या ये तो पहले से ही तय नहीं था? अगर लियोनेल सच कहें तो उनके अनुयायियों ने उसके काम को थोड़ा और मुश्किल बना दिया था। उनकी ताकत निश्चित रूप से उसके और आयना के बराबर नहीं थी, लेकिन लियोनेल उन्हें हरगिज नहीं ठुकराएगा। दरअसल उसे यह बात अच्छी तरह याद रहेगी। गहरी सांस लेते हुए लियोनेल उन तीनों की ओर मुड़ा। आयना की तरह वे लियोनेल को ठीक से समझ नहीं पाए थे, इसलिए वे भी उसकी पिछली हरकत से उतने ही मूर्ख बन गए थे। लियोनेल के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर उनके दिल फिर से धड़कने लगे। थोड़ी देर बाद लियोनेल मुस्कुराया। ये बिल्कुल सच था कि दुनिया को काले और सफेद रंग में नहीं रंगा जा सकता। वही इनकॉथ और एरोलाना, जिन्होंने कुछ महीने पहले उनके बीच एक रेखा खींची थी, आज असल में उसका साथ देने का फैसला कर चुकी थी। मानव मन एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। ठीक है सब लोग, ये ले लो। लियोनेल ने ग्रेनेड के कुछ और पैकेट बांटे। ये ग्रेनेड हैं? मूस ने धीरे से पूछा। मूस और बाकी लोग इस बात से ज्यादा हैरान नहीं थे कि लियोनेल के पास ज्यादा है, हालांकि उसने पहले कहा था कि उसके पास नहीं है। लेकिन लियोनेल के अगले शब्दों ने उन्हें चौंका दिया। ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। दूसरे केवल टियर 4 के अस्तित्व को ही घायल कर सकते थे और उससे नीचे के किसी भी व्यक्ति को मार सकते थे। ये टियर 6 से नीचे के किसी भी व्यक्ति को मार सकता है। ये सुनकर तीनों युवक बुरी तरह कांप उठे। चौथे आयाम में आगे बढ़ाया गया हर कदम बहुत बड़ा माना जाता था। जब तक कोई चौथे, पांचवें और छठे स्तर के बीच के अंतर तक पहुंचता, तब तक आप इतनी बड़ी खाई की बात कर रहे होते थे कि उसे पार करने में पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। वेलिएंट हॉट माउंटेन का टियर 7 सबसे बेहतरीन माना जाता था। सिर्फ ब्लू बेल्ट वाले ही इस स्तर तक पहुंच पाते थे, फिर भी ये तीनों तभी सिर झुका सकते थे जब उनका सामना किसी साधारण सफेद बेल्ट वाले से हो। ये सोचना ही मुश्किल था कि इनमें से सिर्फ एक से वे टियर 6 को घायल कर सकते हैं। फिर भी लियोनेल ने उन्हें 10-10 दिए थे। उनके दिल जोर जोर से कैसे नहीं धड़क रहे थे। इन्हें इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहना, लियोनेल ने सलाह दी। चाहे टाइटन हाइना हो या ऑरिक्स, मुझे पूरा यकीन है कि ये जरा भी काम नहीं करेंगे,
इसलिए इन्हें उनकी तरफ फेंकने की जहमत भी मत उठाना। इससे उनका ध्यान आपकी तरफ कम हो जाएगा। तीनों ने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन इरोलाना ने जल्द ही एक सवाल उठाया। ऐसी स्थिति में हम उनका उपयोग कैसे करेंगे? जिंदा रहने के लिए, लियोनेल ने साफ साफ कहा। अब से कुछ ही देर में ओरिक्स हमें इस जगह तक जरूर ढूंढ लेगा। जंगल से बचकर भागना नामुमकिन होगा, इसलिए हम माइंस का इस्तेमाल करेंगे। यदि मैं सही हूं, तो अयस्कों के राजा का गुट निश्चित रूप से खदान को नए प्रवेश से रोकने की पूरी कोशिश करेगा, इसलिए हमें तेजी से काम करना होगा। ये ग्रेनेड खदान सुरंगों में ही तुम्हारे काम आएंगे। नीचे कुछ जानवर भी होंगे जो उन्मत्त होकर हमला करेंगे। उन पर कमजोर ग्रेनेड का इस्तेमाल करो, वे सुरंग की संरचनात्मक अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यदि आपको लगता है कि कोई ओरिक्स आपके करीब आ रहा है, तो मजबूत ग्रेनेड का रणनीतिक उपयोग उस सुरंग को ध्वस्त कर सकता है जिसका उपयोग वे अन्यथा आपका पीछा करने के लिए करते। लियोनेल की आवाज सुनकर तीनों की सांस फूल गई। उसने ऐसा लग रहा था जैसे ओरिक्स पहले से ही उनके पीछे आ गया हो। लेकिन क्या रात तो नहीं हो गई थी? रुको, रात। तीनों ने आसमान की ओर देखा। जब उन्होंने देखा कि सूरज का नामो निशान नहीं बचा है, तो उनके पैर कमजोर हो गए। उस क्षण धरती हिलने लगी, पेड़ इधर उधर इस तरह हिलने लगे मानो वे वास्तव में कोई विशाल पैतृक प्राणी न होकर युवा हो। तैयार हो जाओ, लियोनेल ने गंभीरता से कहा। अल्पविराम। सीनियर लू ने अपने गाल पर दांत गड़ाए, उनके चेहरे पर घबराहट थी। उन्होंने अपनी वरिष्ठता का फायदा उठाकर गुफा के मुहाने के जितना पास हो सके एक कैंपसाइट बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। बदकिस्मती से इसमें कामयाब होने के लिए उन्हें आमतौर से ज्यादा आक्रामक होना पड़ा, जिससे कई लोग उनकी मौजूदगी से ही असहज हो गए। इससे भी बदतर बात यह थी कि वह गुफा के मुहाने के इतने पास भी नहीं था। श्वेत बेल्ट के आदेश के अनुसार उसे कम से कम 10 मीटर की दूरी पर रहना जरूरी था। शुरुआत में ही खुला मैदान सिर्फ 20 मीटर चौड़ा था। नतीजतन ज्यादातर लोगों को जंगल में कैंपिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि यह कठोर चट्टान पर कैंपिंग करने से ज्यादा आरामदायक था, लेकिन सुरक्षा के मामले में उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके पास कोई सुरक्षा ही नहीं है। नए छात्रों को खुद को खालीपन का एहसास हो रहा था। उनके मन में इतना निरंतर भय भरा हुआ था कि वे आराम भी नहीं कर पा रहे थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वर्तमान स्थिति उस सुकून से कोसों दूर थी जो वे दिन भर महसूस करते थे। यद्यपि वे यहाँ तक की यात्रा से थके हुए थे, फिर भी उनमें से किसी को भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनकी जान जोखिम में है। ओरिक्स के न आने पर भी इस घुटन भरे एहसास ने ही उन्हें एहसास दिलाया कि वे लियोनेल पर कितना भरोसा कर रहे थे। बदकिस्मती से अब और देर नहीं हुई थी। भाड़ में जाए ये सब। नए छात्रों में से एक अपने छोटे से स्लीपिंग बैग से उठा। डरने की क्या बात है? क्या एक इंसान वाकई कोई फर्क डाल सकता है? कितना बेतुका है। नए छात्रों की शिकायत पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह खड़ा था और कुछ दूर जाकर एक पेड़ ढूंढ रहा था जिसके पीछे से वह एक तेज हवा ले सके। जैसे ही लगातार बारिश शुरू हुई, उसने आह भरी। वह पहले भी इतना डर चुका था कि उसने सचमुच बहुत देर तक इसे अपने अंदर ही रोके रखा था। वह जितना अधिक शांत होता गया, उतना ही अधिक आश्वस्त भी होता गया। उद्धरण चिन्ह ... बस अपने आप को दोष दो। एक नए छात्र के रूप में तुम्हें ओरिस के राजा गुट को नाराज करने के लिए किसने कहा था? युवक तब तक बुदबुदाता रहा जब तक उसकी नाक को किसी भयानक चीज की गंध नहीं आ गई। वाह, ये तो घिनौना काम है। कौन यहाँ शौच कर रहा है? क्या तुम कोई और जगह नहीं चुन सकते थे? युवक अचानक ठिठक गया। रात थी तो अंधेरा तो था ही, लेकिन क्या हमेशा से इतना अंधेरा था? उसने धीरे धीरे गर्दन पीछे की ओर घुमाई और पाया कि उसके पीछे एक विशाल आकृति उभर रही है। युवक ने चीखने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से केवल गुर्राहट निकली। उसका सिर उसके कंधों से फिसलकर जमीन पर गिर गया। तीखी चीख ने कैंपसाइट को हिला दिया। हवा में खून और कत्लेआम की गंध फैल गई। ओरिक्स ने खुद को छिपाने की कोशिश भी नहीं की थी। इतने कमजोर लोगों के समूह के सामने उसे ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? सच्ची ताकत के सामने ऐसी बातें बेमानी थीं। हालांकि अगर वे 4 भगोड़े जो उस दिन पहले ही मर चुके थे वहां मौजूद होते, तो उन्हें अंदाजा हो जाता कि कुछ गड़बड़ जरूर है। जिस ओरिक्स को उन्होंने देखा था, उसकी पीठ पर एक विशाल लाल रंग का परशु बंधा हुआ था, लेकिन इसकी पीठ पर एक विशाल तलवार थी जो उसके हटे कट्टे शरीर जितनी ही मोटी थी। अगर इस ओरिक्स ने किसी वजह से हथियार बदलने का फैसला नहीं किया होता, तो ये बात अब लगभग पक्की हो चुकी थी। उन पर एक से ज्यादा ओरिक्स हमला कर रहे थे। सीनियर लू का दिल बैठ गया।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सबसे बुरा डर सच होने वाला था। ये सिर्फ 10 मीटर है, सिर्फ 10 मीटर। पलक झपकते ही मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। गुफा के मुहाने और उनके बीच की दूरी लगभग नगण्य थी। सीनियर लू को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसे अपने साथी नए छात्रों की लाशों को रौंदना पड़े, उसे बस आगे बढ़ना था। अगर वह ऐसा करता रहा तो वह सुरक्षित रहेगा, वह एक और दिन जी सकेगा। अपने आसपास बिखरी चीजों की परवाह किए बिना सीनियर लू जंगल की तरफ देखे बिना ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अपने पैरों पर कूदने से पहले उसने अपने पैरों को खरोंचा और पंजों से जमीन पर खड़ा हुआ। वह पूरी तेजी से गुफा के मुहाने की ओर भागा। न जाने क्यों, हालांकि उसकी मंजिल उसके ठीक सामने थी, हालांकि उसे वहां पहुंचने के लिए बस 2 लंबी छलांगें लगानी थी, उसे ऐसा लग रहा था मानो वह दुनिया से बहुत दूर है। उस क्षण उसका सबसे बुरा डर फिर से साकार हो गया। दोनों वरिष्ठ पहले ही उछलकर खड़े हो चुके थे। क्या बकवास है। पहले से ही साफ था कि वे पूरी तरह से अचंभित थे। उन्हें पता था कि लियोनेल ने जो ओरिक्स की कहानी सुनाई थी वह सच हो सकती है, लेकिन क्या इस जगह को ढूंढने में फिर भी कुछ समय नहीं लगना चाहिए था। इस बिंदु पर उन्होंने ओरिक्स की उपस्थिति की पुष्टि करने की परवाह नहीं की। जल्दी करो, मैं तो पहले से ही इस पर काम कर रहा हूं। जाओ अपना काम करो, कमीने। सबसे आखिर में बोलने वाला सीनियर जमीन पर पैर पटकते हुए एक पल के लिए पत्थर और बजरी का मैदान कांप उठा, उसकी ताकत के नीचे कांप उठा। वरिष्ठ, कृपया। वरिष्ठ लू ने पुकारा, उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। लेकिन उसी क्षण बल्कि एक मजबूत दीवार ने उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। जमीन से एक दीवार को उठते देख उसके चेहरे पर भय छा गया। पल भर में गुफा के मुहाने को 10 मीटर ऊंचे एक अस्थायी किले ने घेर लिया। सीनियर लू अपने पैरों पर खड़ा हुआ, दीवार पर चढ़ गया और उस पर चढ़ने की पूरी कोशिश करने लगा। एक बार फिर ये सिर्फ 10 मीटर की दूरी थी, यह एक ऐसी दूरी थी जिसे पार करने के लिए दौड़ना जितना मुश्किल था, चढ़ना उतना ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह चौथे आयाम का अस्तित्व था। भले ही वह 5वें आयाम की दुनिया में इतनी ऊंचाई तक न कूद सके, फिर भी वह चढ़ सकता था। अस्थायी दीवारें खुरदरी और अस्त व्यस्त थीं। उनमें इतनी ज्यादा गड्ढियां और दरारें थीं कि वह उनसे चिपक जाता। लेकिन अभी उसने शुरुआत ही की थी कि अचानक धरती का एक टुकड़ा उसकी छाती की ओर उछला। सीनियर लू ने अपनी थोड़ी सी प्रतिभा दिखाते हुए बचने के लिए अपनी कमर घुमाई, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उनके कूल्हे के पास का मांस फट गया। अगर वह थोड़ा और धीमे होते तो उनके कूल्हे की हड्डी टूटकर नष्ट हो जाती। सीनियर लू दीवार से दूर जाकर जमीन पर गिर पड़े। मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, मैंने तुम सबकी मदद की है। सीनियर लू जितना जोर से चिल्लाता, उसकी बातें उतनी ही लापरवाह होती जाती। अगर उसे जिंदा रहकर भी इसका फल नहीं मिल सकता तो सीनियर्स को नाराज करने की किसे परवाह। जल्द ही वह गालियां देने लगा, यहां तक कि उनकी माओ का अपमान भी करने लगा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उस समय तक कई नए छात्र सीनियर लू के बराबर पहुंच चुके थे। कुछ ने दीवार से टकराने की कोशिश की, लेकिन जो लू जितने मजबूत नहीं थे, वे खुद को छुरा घोंपते हुए पा रहे थे। ये कहना मुश्किल था कि और नए छात्र ओरिक्स के हाथों मारे गए थे, जो अभी तक दिखाई नहीं दिए थे, या उनके तथाकथित सीनियर्स के हाथों। दीवार के दूसरी ओर चट्टान की दीवार खड़ी करने वाले वरिष्ठ व्यक्ति हॉलिस ने उपहास किया। उसका हाथ दीवार से सटा हुआ था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि क्या हो रहा है। सेठ, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है? मुझे जल्दी मत करो कमीने, बस दीवार को पकड़ो। ओरिक्स वैसे भी इतने बुद्धिमान नहीं हैं, जब तक उनके पास दूसरी तरफ शिकार है, वे वैसे भी हमारे साथ परेशान नहीं होंगे। आखिर इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? क्या आप जानते हैं कि नियंत्रित विस्फोट करना कितना मुश्किल होता है? मैं प्रवेश द्वार को इतनी अच्छी तरह से नष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि उसे आसानी से खोदा न जा सके, लेकिन इतना भी नहीं कि वह पूरी सुरंग को अपने साथ बहा ले जाए। इसके अलावा मुझे इसे विलंबित भी करना होगा। जो भी हो, अपनी बेवकूफ़ी भरी बातें अपने तक ही सीमित रखो। बस जल्दी करो। यकीन नहीं हो रहा कि उन कमीनों ने हमें यह नौकरी देकर छोड़ दिया, धिक्कार है। हालांकि हॉलिस ने ऐसा कहा, लेकिन उनकी क्षमताओं को देखते हुए वे दो ही ऐसे थे जिनके पास ऐसा कार्य हो सकता था। सेठ अपनी विस्फोट क्षमता के साथ और वह अपनी नियंत्रण क्षमताओं के साथ। सेठ गुफा के प्रवेश द्वार के चारों ओर लगातार बल कलाएं बना रहा था। उसने कुछ समय पहले ही यह काम शुरू किया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ओरिक्स उसके पूरा होने से पहले ही यहां आ पहुंचेगा।
दुर्भाग्य से नए छात्रों से बातें छिपाने के लिए उसे पहले बहुत चालाकी से काम लेना पड़ा, जिससे उसकी गति काफी धीमी हो गई। लेकिन अब जब बात खुल चुकी थी तो अब और धीमी गति से काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। हमें अंदर आने दो, हमें अंदर आने दो। हताशा में कई लोगों ने मिट्टी के कीलों की परवाह करना छोड़ दिया और अपनी संख्या बढ़ाकर दीवार को गिराने के प्रयास में दीवार की ओर दौड़ पड़े। हालांकि तभी एक ओरिक्स पक्षी अंततः जंगल से बाहर निकल आया। उसकी विशाल आकृति घने पेड़ों को अपने रास्ते से हटा रही थी। उसकी विशाल तलवार उसके कंधे पर टिकी हुई थी तथा उसके पंजे खुरदरी जमीन में गड़े हुए थे। ओरिक्स खून से लथपथ था। खून उसके रोएदार पैरों पर फैल गया और बालों को आपस में गुच्छों में समेट दिया। नतीजा ये हुआ कि सामान्य से भी ज्यादा बदबू आने लगी। नए छात्रों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल गई हो। सीनियर लू ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, उसका सिर ऊपर झुका और उसने उस विशालकाय, उभरती हुई आकृति को देखा। बस उसका हथियार उन सभी से बड़ा था। ओरिक्स की तो बात ही छोड़िए। जो लोग कुछ सालों से वैलिएंट हॉट में थे, उन सभी ने ओरिक्स जनजाति की डरावनी कहानियां खूब सुनी थीं। लेकिन किसी भी नए छात्र ने कभी ओरिक्स को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। या ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो कोई भी नया छात्र ऐसी मुठभेड़ से बचकर कहानी सुनाने के लिए कभी नहीं आया था। सीनियर लू के घुटने कमजोर पड़ गए। वह जमीन पर गिर पड़ा। ऊपर देखते ही उसकी आंखें लगभग खाली हो गईं। उस पल उसे और बाकी नए छात्रों को भी उन जानवरों से कोई फर्क नहीं पड़ा जो डर के मारे पागल हो गए थे। ओरिक्स की दुर्गंध उनकी रूह में समा गई थी। यह एक ऐसी याद थी जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। लेकिन उसी वक्त ओरिक्स ने आसमान की तरफ देखा। मानो बादलों में से कोई भी मौजूद ही न हो। उसने अपनी तीनों आंखें बादलों पर गड़ा दी और अपनी नजर किसी उड़ती हुई चीज पर टिका दी। लियोनेल ने अपने सर्फबोर्ड से नीचे देखा, उसकी निगाहें चमक रही थीं। क्या राक्षस है? लियोनेल ने एक नजर डालने के बाद ही यही निष्कर्ष निकाला। अगर इंसानों की तुलना में सिर्फ युद्ध क्षमता का पैमाना हो तो ओरिक्स हर तरह से श्रेष्ठ थे। उनके डिजिटिग्रेड पैर उन्हें किसी भी समान कद काठी वाले इंसान से ज्यादा तेज बनाते थे। उनकी मांसपेशियों की संरचना में 10 गुना से भी ज्यादा ऊर्जा संग्रहित थी। उनकी हड्डियां 10 गुना से भी ज्यादा मजबूत थीं। और उनकी आंखें, उनमें कुछ बहुत ही बेचैन करने वाला था। मानो यही काफी नहीं था, वैलिएंट हॉट वालों को लग रहा था कि ओरिक्स बुद्धिमान नहीं है, लेकिन लियोनेल की डिक्शनरी में उनकी कमजोर बुद्धि के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा था। अपने सामने खड़े ओरिक्स की आंखों को देखकर लियोनेल को यह समझने के लिए अपनी डिक्शनरी की जरूरत ही नहीं पड़ी कि ये ओरिक्स किसी भी इंसान से कम बुद्धिमान नहीं है। लियोनेल ने आईना को एक हाथ में थाम रखा था। तीनों नए छात्र उसकी पीठ पर एक कतार में खड़े थे। सर्फबोर्ड पर उन सभी को बैठाना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने किसी तरह काम चला लिया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आईना ने धीरे से कहा। एक छलांग के साथ वह दीवार के दूसरी ओर जा गिरी और हॉलिस और अरफाया के बीच भारी रूप से गिर पड़ी। दोनों सीनियर दंग रह गए। उड़ता हुआ खजाना। शायद उसी पल सबको एहसास हुआ कि लियोनेल को शुरू से ही अपने बचने की चिंता नहीं थी। अगर उसने शुरू से ही अपने उड़ने वाले खजाने का इस्तेमाल किया होता तो वह पहाड़ी दर्रे तक वापस पहुंच सकता था। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। जिन नए विद्यार्थियों को इस बात का एहसास हुआ, उन्हें लगा कि अपराध बोध की दूसरी लहर ने उनकी आत्मा पर आक्रमण कर दिया है। लियोनेल ने अपना धनुष निकाला और 2 तीर चढ़ाए। हालांकि उसने उसे ऊपर नहीं उठाया। क्या बात है मिस्टर ओरिक्स, क्यों न हम दोनों एक कदम पीछे हटें? ओरिक्स बिना कुछ बोले लियोनेल को घूरता रहा। लेकिन उसी क्षण एक अनुवाद उसके कानों में पड़ा जिसे वह समझ सकता था। ओरिक्स के चेहरे के भाव बदल गए, उसके दांत हल्के से हिलने लगे। हालांकि ये बस कुछ ही पलों के लिए था। अब तक तो आईना ने हॉलिस के गले पर कुल्हाड़ी मार ली थी। सीनियर, सिर्फ सफेद बेल्ट कब से उसके लिए चुनौती बन गई। हालांकि उस समय लियोनेल को जरा भी आराम महसूस नहीं हो रहा था। ओरिक्स जैसा बुद्धिमान प्राणी जानता होगा कि लियोनेल की वर्तमान स्थिति में वह बहुत नुकसान में है। ओरिक्स जैसा शक्तिशाली प्राणी भी जीवित लक्ष्य अभ्यास के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहेगा। लेकिन अगर वह आकाश में लियोनेल से निपटने का कोई रास्ता नहीं खोज पाया तो यही होगा। हालांकि उस समय यह बताना कठिन था। लियोनेल को यकीन था कि यह ओरिक्स मुस्कुरा रहा था। उसके शरीर पर खून धीरे धीरे उसके नीचे जमीन पर रिस रहा था। उसी क्षण लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं। पकड़ना।
बमुश्किल एक चेतावनी के साथ लियोनेल ने सर्फबोर्ड को एक तरफ कर दिया और लाल रंग की एक किरण आसमान में फैल गई। यह इतनी देर तक जारी रही कि मानो दुनिया की छतरी को भेदने पर आमादा हो। इनकॉथ और इरोलाना बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए, लेकिन मूस फिसल गया, उसका हाथ केवल सर्फबोर्ड के किनारे को पकड़ने में कामयाब रहा। दुर्भाग्य से मूस की पकड़ मजबूत होने से पहले ही लियोनेल को फिर से जोर से मुड़ना पड़ा, जिससे मूस की बची खुची पकड़ भी टूट गई। दरअसल इनकॉथ और इरोलाना भी अब और नहीं टिक पाए। ओरिक्स की खड़ी आंख धड़क रही थी, और जैसे ही उसने अपनी दूसरी किरण छोड़ी, उसमें लाल नसें उभर आईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह तीसरी किरण की तैयारी कर रही हो। छोटा काला सितारा, येप येप। छोटा मिंक चमक उठा, उसके शरीर के चारों ओर काले हरे रंग की तेज लहरें घूम रही थीं। हवा के तेज झोंके ने तीनों की गति धीमी कर दी, जिससे वे बिना किसी नुकसान के हॉलिस द्वारा बनाई गई दीवार में गिर गए। स्थिति तुरंत अधिक जटिल हो गई। लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। उसे लगा कि अगर उसने उस किरण को खुद पर पड़ने दिया तो वह खत्म हो जाएगा। धातु का शरीर अगर पिघलकर कबाड़ बन जाए तो उसका क्या फायदा। विस्फोट की तीव्र विनाशकारी प्रकृति ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। फिर भी अब भी उसे यह नहीं पता था कि क्या यह ओरिक्स की कोई अनोखी क्षमता थी, या सभी ओरिक्स को इस तक पहुंच थी। अगर ये दूसरी बात थी। आसपास का जंगल फिर से हिलने और सरसराहट करने लगा। नीचे मौजूद नए छात्र अपनी दहशत को मुश्किल से रोक पाए जब एक और ओरिक्स प्रकट हुआ। दो ओरिक्स, एक दक्षिण से और दूसरा उत्तर से, दोनों ओर के नए सैनिकों पर दबाव बना रहे थे। इस दूसरे ओरिक्स के पास एक लाल रंग का परशु था, जिसका आकार भी कम प्रभावशाली नहीं था। फिर भी लियोनेल को यकीन था कि वह इससे ज्यादा दबाव महसूस कर रहा था। उस क्षण लियोनेल को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर का स्थान बंद हो गया हो। पहले ओरिक्स ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसकी तीसरी आंख फड़क उठी, क्योंकि एक और किरण लियोनेल की दिशा में भेजी गई थी। लियोनेल की पुतलियां सिकुड़कर पिनहोल में बदल गईं। एक की आंख ने उसे अपनी जगह पर जकड़ लिया, दूसरी की आंख ने एक विनाशकारी हमला किया। आखिर ये ओरिक्स प्रजातियां क्या थीं? ये इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते थे? अगर ऐसा था तो वैलिएंट हॉट कोई मामूली मुसीबत में नहीं था। वैलिएंट हॉट की तो बात ही छोड़िए, वो भी इस वक्त एक बहुत ऊंचे पहाड़ का सामना कर रहा था। लाल रंग की किरणें आसमान को चीरती हुई लियोनेल के कौशल को दो भागों में विभाजित करने के इरादे से नीचे की ओर आ रही थी। लियोनेल ने जोर से दहाड़ लगाई। पलक झपकते ही उसका शरीर एक जगमगाती काली रोशनी से ढक गया। एक दीवार के टूटने की आवाज गूंजी। जैसे ही उसने अपनी गर्दन एक तरफ झुकाई, उसे अपने कान के पास से गुजरती लाल रंग की रोशनी का तेज दर्द महसूस हुआ। लियोनेल ने जोर से सांस ली, डर के कारण उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यदि उसने अपने जादुई कोर में अंतरिक्ष तत्व का निर्माण नहीं किया होता, जिससे वह अपने शरीर को बल तत्व से ढक लेता और बलपूर्वक ओरिक्स के बंधन को तोड़ देता, तो वास्तव में उसकी उसी समय मृत्यु हो जाती। लियोनेल को उस पल एहसास हुआ कि इन दो ओरिक्स से अकेले लड़ना उसके बस की बात नहीं थी। अपनी जमीनी ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें रोकना एक कोरी कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं था। अगर वह सावधान नहीं रहा तो उसके साथ ही खेला जाएगा और उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। चाहे वो वंश परंपरा हो या कोई योग्यता, इस समय कोई मायने नहीं रखता था। बस इतना मायने रखता था कि अगर वो जरा सी भी लापरवाही बरते तो वे उसे मार सकते थे, और मार भी देंगे। लियोनेल ने ओरिक्स को आश्चर्यचकित होने का इंतजार नहीं किया कि वह उनके हमले से बचने में कामयाब हो गया था। उसने तेजी से अपने दोनों तीर निकाले जो उसने पहले निकाले थे। वह आसमान में ऊपर उठा, नीचे निशाना साधा और तीर छोड़ दिए। दोनों तीर एक दूसरे से टकराने से पहले एक दूसरे के रास्ते से हट गए। चिंगारियां उड़ीं, उनकी दिशाएं पूरी तरह से अलग अलग दिशाओं की ओर मुड़ गईं, और दोनों ही ओरिक्स में से किसी एक की ओर जा रही थीं। ओरिक्स इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। एक ने अपना फरसा उठाया, दूसरे ने अपनी विशाल तलवार। तेज, बिना किसी हड़बड़ी के उन्होंने बाहर की ओर वार किया। हालांकि ठीक है, टकराना, बाण फट पड़े। ऐसा लगा मानो युद्ध भूमि के बीचों बीच अचानक दो लाल सूरज प्रकट हो गए हों। एक पल के लिए दुनिया लाल रंग में रंग गई। दोनों ओरिक्स दहाड़ने लगे। हमले के कारण उनकी तीनों आंखें बंद हो गईं। लियोनेल तेजी से चट्टानी दीवार के ऊपर उतरा, उसके पैर जमीन पर धंस रहे थे। पलक झपकते ही दीवार के चारों ओर चार रास्ते दिखाई देने लगे। जल्दी करो, लियोनेल चिल्लाया। नए छात्र अपनी स्थिति सुधारते हुए दीवार में घुसने के लिए दौड़े। लियोनेल ने अपना धनुष लहराया।
दोनों ओरिक्स की अस्थायी अंधेपन का फायदा उठाकर लियोनेल ने तीरों की बौछार शुरू कर दी। उनके निचले हिस्से पर मौजूद फर उनकी सुरक्षा को काफी बढ़ावा देता है। उनकी त्वचा कमजोर हो सकती है। सीधे नीचे हड्डी रहित त्वचा के हिस्सों पर निशाना साधना सबसे प्रभावी है। लियोनेल हर ओरिक्स पर 5 तीर चलाने में कामयाब रहा और हर वार के साथ और भी सीखता गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसके तीसरे तीर के लगने के बाद ओरिक्स ने तुरंत खुद को ढाल लिया। आंखें बंद होने के बावजूद वे चकमा देने और रोकने लगे। आंतरिक दृष्टि। लियोनेल ने ठंडी सांस ली। उसे इन ओरिक्स के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करना बंद करना होगा। न सिर्फ उनमें बुद्धि थी, बल्कि ऐसा लगता था कि उनके पास इंसानों जैसी ही क्षमताओं का पूरा नेटवर्क था। लियोनेल का अपना पूर्वाग्रह उसके निर्णय को विफल कर रहा था। उसने पहले कभी किसी अन्य जाति के लोगों के साथ बातचीत नहीं की थी, लेकिन यह उसे यह बताने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि ब्रह्मांड पक्षपात नहीं करता। ओरिक्स की बदकिस्मती को देखते हुए कि उनका ग्रह मनुष्यों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, ब्रह्मांड उनके साथ थोड़ा और पक्षपात करेगा। कैसी विडंबना है। लियोनेल ने अभी अभी अपनी दुनिया पर हुए आक्रमण को विफल किया था और अब वह किसी और के आक्रमण में शामिल हो गया है। ये डायमेंशनल वज़ आखिर कैसी रुगन जगह थी। वे पहले से ही ठीक हो रहे हैं। ठीक 7 सेकंड। अगर मैं उन्हें फिर से चौंका देने में कामयाब रहा तो मैं भाग्यशाली रहूंगा कि 3 सेकंड भी मिल जाएं। लियोनेल ने उन नौजवानों पर अपनी गहरी नजर डाली। हालांकि वे कमजोर थे, अगर वे सिर्फ 10 मीटर की दूरी 7 सेकंड में पार नहीं कर पाते, जो एक घायल इंसान भी कर सकता है, तो उन्हें कभी भी वैलियंट हॉट माउंटेन में प्रवेश नहीं मिलता। यहां तक कि धक्का मुक्की और लड़ाई झगड़े के बावजूद, जो कि अपरिहार्य था, सभी नए छात्र उस समय में बाधा पार करने में सफल रहे। लियोनेल ने एक और तीर चलाया, लेकिन ये तीर सीधे सेत की ओर चला गया। ये सीधे सीनियर के पैरों पर गिरा, जिससे वह घबराकर उछल पड़ा। उन्हें अंदर आने दो, लियोनेल ने ठंडे स्वर में कहा, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। 70 से अधिक नए खिलाड़ियों को अभी भी वहां मौजूद देखकर तथा हॉलिस की ओर देखते हुए, जिसके गले पर अभी भी आईना का ब्लेड लगा हुआ था, सेठ को एहसास हुआ कि यह एक निरर्थक प्रयास था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो पीछे मुड़ा और सुरंग में भाग गया। लियोनेल ने सबको अंदर आने देने को कहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह यूं ही खड़ा रहकर अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेगा। ऐसा लग रहा था कि लियोनेल उन दोनों ओरिक्स का पहला निशाना होगा जब वे पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। शायद इससे उसे सुरंगों के जाल से बच निकलने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। उसे जल्दी करनी थी। नए छात्रों के पास इन सब पर ध्यान देने का समय ही नहीं था। वे सेठ के पीछे सुरंग में भागे। इस बार और पिछली बार में बस इतना ही फर्क था कि कुछ ने पीछे मुड़कर लियोनेल की ओर देखा। ये दूसरी बार था जब लियोनेल ने उन सबको बचाया था। अगर उन्हें कम से कम इस बात का एहसास न होता तो वे इंसान से भी कमतर होते। डायमेंशनल वज़ एक बेहद क्रूर जगह लग सकती है, लेकिन कुछ छोटे छोटे कोनों में हमेशा दया जरूर होगी। अगर ऐसा न होता तो लोग इस दुनिया के उन तत्वों के सामने इतने लंबे समय तक कैसे टिक पाते जो उन पर हमेशा टूट पड़ते थे। नए छात्रों ने लियोनेल की ओर देखा और सुरंगों में भाग गए। उनके मन में तीरों की वर्षा की छवि उभर रही थी। लियोनेल का जबड़ा भींचा हुआ था, उसकी आंखें ठंडी होती जा रही थीं। जैसे जैसे वह अपने तीरों की बौछार करता जा रहा था, वह दोनों का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब से उनकी आंखें बंद हुई हैं, तब से उन्होंने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा लगता है कि वे अपनी तीसरी आंख के खुले रहने पर निर्भर हैं। लेकिन अगर मैं यह अनुमान लगा सकूं कि यह कब खुलेगी और सबसे पहले प्रतिक्रिया करेगी। लियोनेल की हृदय की धड़कन स्थिर होती गई, उसकी सांसें और तीर छोड़ना एक साथ होने लगे। आयना ने चिंतित नजर से लियोनेल की ओर देखा। फिर दांत पीसते हुए वह भी सुरंग में भाग गई। लियोनेल के पैर फिर जोर से जमीन पर पड़े। दीवार और भी मोटी हो गई और कसकर बंद हो गई। वह धरती को खुद से कितनी दूर तक नियंत्रित कर सकता था, इसकी उससे सीमाएं थीं, इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता था। लेकिन इतना तो काफी होना चाहिए। लियोनेल पीछे की ओर कूद गया। उसका इरादा जानकर जैसे ही उसने फ्लोट डाला, लिटिल ब्लैक स्टार लियोनेल के सिर पर प्रकट हो गया। जैसा कि अपेक्षित था, 5वें आयाम की दुनिया में ये कार्य और भी कठिन था। दुर्भाग्य से लियोनेल को कोई बढ़ावा नहीं मिला क्योंकि उसने अपने जादुई कोर में हवा नहीं डाली थी। इसलिए वह बस यही कर सकता था कि तीर चलाते हुए अपने गिरने की गति को काफी हद तक धीमा करने की कोशिश करे। अंततः लियोनेल अब हवा में इतना ऊपर नहीं था कि वह सीधे गोली चला सके।
आकाश की ओर निशाना साधते हुए लियोनेल ने एक ही बार में कई तीर दागे। फिर उसने 6 तीरों का एक और सेट निकाला और हर उंगली के बीच 2 तीर फंसाकर हवा से नीचे की ओर निशाना साधा। 12 तीर एक दूसरे से टकराकर वापस लौट गए। 6 तीरों का एक सेट हवा में ऊपर चला गया और 6 तीरों का एक और सेट उल्कापिंडों की तरह नीचे गिर गया। सुरंग के अंदर से लियोनेल की निशानेबाजी देखने वालों को ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी जादूगर का कमाल देख रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे लियोनेल की निशानेबाजी उसकी कल्पना के अलावा किसी और चीज तक सीमित नहीं थी। क्या ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह धनुष से न कर सके? पेंग 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 पेंग। ओरिक्स ने पहली बारिश रोकी, लेकिन पाया कि जो तीर आसमान में और ऊपर उड़ गए थे वे सीधे उन पर निशाना साधने के लिए वापस नीचे झुक गए थे। ऐसा लग रहा था मानो वे लियोनेल की उंगलियों के सिरों पर कठपुतलियों की तरह नियंत्रित हो रहे हों। लियोनेल जमीन पर उतरा और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर वापस सरक गया। उसके शिष्य तेजी से उस फोर्स आर्ट को देख रहे थे जो सीथ ने पीछे छोड़ी थी। उसे समझने और उसकी कुछ खामियां बताने में उसे एक पल से ज्यादा नहीं लगा, लेकिन उसे पूरी तरह से सही बनाने के लिए उसके पास समय ही नहीं था। टकराना, दीवारें हिलने लगीं। लियोनेल द्वारा मजबूत बनाए जाने के बावजूद दोनों ओरिक्स के एकदम विपरीत दिशाओं से एक ही प्रहार से पूरी संरचना में दरारों की एक आंधी आ गई। ऐसा लग रहा था मानो यह चट्टान, पत्थर और मिट्टी की दीवार न होकर आंशिक रूप से टूटे हुए अंडों की दीवार हो। लियोनेल ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने अपनी हथेली उल्टी और इन कामों के लिए अपना पसंदीदा भाला निकाला। आखिरकार ये सिर्फ जानवरों की लाशें काटने के काम ही नहीं आता था। लियोनेल को यह दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि गुफा का प्रवेश द्वार इतना मजबूत था कि एलीट ग्रेनेड उस पर काम नहीं कर सकता था, अन्यथा उसे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। टकराना, दीवार ढह गई। अगर लियोनेल ने इसी क्षण पीछे मुड़कर देखा होता तो वह देख पाता कि तलवार चलाने वाले विशाल ओरिक्स की नजर उसकी पीठ पर सीधी पड़ रही थी। लेकिन मानो उसे कुछ भी समझ न आया हो, लियोनेल के हाथ ने फोर्स आर्ट के आखिरी हिस्से को तीव्र गति से खत्म कर दिया। उसी समय लियोनेल अचानक पीछे मुड़ा और ओरिक्स की आंख पर निशाना साधते हुए एक और तीर चलाया। फिर से अंधे होने का आनंद ले। शब्द चुपके से ओरिक्स के कानों तक पहुंचे। जैसे ही उसे समझ आया, उसके चेहरे के भाव बदल गए, उसकी आंखें बंद हो गईं और उसकी विशाल तलवार सामने आ गई। लियोनेल मुस्कुराया और खुले गड्ढे में कूद गया। बूम बूम बूम। जब तक ओरिक्स को यह एहसास हुआ कि यह एक सामान्य तीर था, तब तक गुफा का प्रवेश द्वार पूरी तरह से ढह चुका था। लियोनेल तेजी से नीचे उतरा, उसके चारों ओर पत्थर और मलबे की बारिश हो रही थी और उसकी जान को खतरा था। हालांकि सेठ ने सुरंग को नष्ट होने से बचाने के लिए फोर्स आर्ट में ज्यादा शक्ति न डालने का ध्यान रखा था, लियोनेल ने ऐसा कुछ नहीं किया। दरअसल उसने इतनी शक्ति लगा दी कि पूरी सुरंग का कम से कम आधा हिस्सा ढह गया। उसका तर्क सीधा था, वह ओरिक्स को इतनी आसानी से खुदाई करने नहीं दे सकता था। उनकी मजबूत दीवार को तोड़ना उनके लिए कितना आसान था, इसलिए मलबे में खुदाई करना बच्चों का खेल था। लियोनेल उन्हें रोकना नहीं चाहता था, ये नामुमकिन था। उसे बस उन्हें 5 मिनट के लिए रोकना था, बस 5 मिनट ही काफी थे। लियोनेल ने सुरंग को निशाना बनाया और अपने पीछे सोने का निशान छोड़ गया। छोटा ब्लैक स्टार एक और चमकता हुआ चला गया और लियोनेल से भी अधिक तेजी से सुरंग से बाहर निकल गया। अल्पविराम। भूमिगत नेटवर्क में काफी आगे जाकर सेठ उस छोटी सी जगह में घुस गया जहां लगभग 50 लोग रह सकते थे। उसके पीछे आए नए छात्रों की तुलना में, खासकर क्योंकि उसे कुछ सेकंड की बढ़त मिली थी, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतनी जल्दी यहां पहुंच गया था। न सिर्फ वह उनमें से अकेला था जो नेटवर्क से परिचित था, बल्कि वह एक श्वेत बेल्ट भी था। इसके अलावा उसकी विस्फोटक क्षमता उसे सिर्फ आक्रमण करने से कहीं अधिक मदद करती थी, वह इसे अपनी आंतरिक शक्ति और पैरों पर भी लागू कर सकता था, जिससे उसकी गति अमानवीय स्तर तक बढ़ जाती थी। सेठ, चुप रहो, चुप रहो, सीथ ने हाँफते हुए कहा। वो लियोनेल वाला साला ओरिक्स के आने के बाद वापस आ गया। मुझे नहीं पता कि सुरंग अब तक ढह गई है या नहीं, लेकिन हमें जाना होगा। रास्ते में कुछ नए लोग आ रहे हैं। मिया, याको और अन्य लोगों की भौहें गहरी हो गईं। मैंने उन सबको बहुत पीछे छोड़ दिया, लेकिन उस नकाबपोश लड़की ने हॉलिस को बंधक बना लिया। वे मेरे मार्गदर्शन के बिना भी यहां तक पहुंच जाएंगे। सबके चेहरे के भाव बदल गए। ये बहुत बुरा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतनी जल्दी बदल जाएंगी। उनका असली इरादा सिर्फ सेठ और हॉलिस को ही पीछे छोड़ने का नहीं था, लेकिन किसने सोचा था कि ओरिक्स इतनी जल्दी आ जाएगा।
मिया और याको जेलिस और बाकियों को छोड़ने यहाँ पहुंचे ही थे कि हंगामा शुरू हो गया। उन्हें क्या करना चाहिए? अल्पविराम। सुरंगों में सीनियर लू पूरी तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन कूल्हे की चोट के कारण उनकी गति सामान्य से कहीं ज्यादा धीमी हो गई थी। वे सबसे अच्छे नए छात्रों में से एक थे, लेकिन अब सबसे कमजोर छात्रों से भी पीछे रह गए थे। हालांकि उसकी हड्डी तो नहीं टूटी थी, लेकिन त्वचा और मांसपेशियां घायल हो गई थीं। वह अपना पैर हिला पा रहा था, यह इस बात का प्रमाण था कि वह कितना जीना चाहता था। उस पल उसके मन में कृतज्ञता का भाव भी नहीं था, और ज्यादातर लोगों की तरह उसने लियोनेल की तरफ एक नजर भी नहीं डाली थी। वह बस जीना चाहता था। सीनियर लू लड़खड़ाकर गिर पड़े, उनके चेहरे पर एक जोरदार सिहरन उभरी और वे खुद को संभालने की कोशिश करते हुए फिर से आगे की ओर दौड़े। लेकिन कुछ ही देर बाद वे एक बार फिर गिर पड़े। हालांकि इस बार यह कोई संयोग नहीं था। सीनियर लू ने ऊपर देखने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि एक नकाबपोश और दुबली पतली युवती उनके ऊपर खड़ी है और उसकी उंगलियों के बीच हॉलिस की गर्दन दबी हुई है। वो इतना अच्छा है कि कुछ बातों के लिए तुम्हें मार नहीं सकता, खासकर जब वो तुम्हें इस्तेमाल कर ही रहा है। लेकिन मैं नहीं, आयना ने साफ साफ कहा। नहीं, कृपया। मैं तो। आयना का पैर जोर से नीचे गिरा, जिससे सीनियर लू का सिर मांस के पेस्ट में तब्दील हो गया। लू की उंगलियां फड़क रही थीं, उसका शरीर मृत्यु के बाद भी यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह गिर गया था। आयना लाश से मुंह मोड़कर चली गई, उसे छिपाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वह चली गई और हॉलिस को हिलाकर जगाया। हालांकि उसे हत्या की ज्यादा परवाह नहीं थी, फिर भी वह जानती थी कि अपनी मौजूदा हालत में भी वेलिएंट हॉट माउंटेन में साथी छात्रों की हत्या के नियम थे। चूंकि उसे अभी भी हॉलिस की जरूरत थी और वह उसे मार भी नहीं सकती थी, इसलिए बेहतर यही था कि वह कुछ भी न देखे, कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में इसका इस्तेमाल लियोनेल के खिलाफ हो जाए। आयना अच्छी तरह जानती थी कि इस जगह पर लियोनेल की एकमात्र कमजोरी वही थी। अगर उसने सोचा होता तो शायद लियोनेल ने अब तक जिस तरह से चीजों को संभाला था, अगर वो वहां न होती तो शायद वो बिल्कुल अलग होता और शायद उन्हें किसी कोने में धकेला न जाता। अगर लियोनेल ने आयना के विचार सुने होते तो शायद हंस पड़ता। संगठनों के मामले में उसकी किस्मत बहुत खराब थी। उसके हिसाब से चाहे वह यहाँ हो या न हो, ऐसा होता ही रहता। आखिरकार वह तो स्लेयर लीजन या कैमलॉट के साथ उसके कारनामों के दौरान भी उसके साथ नहीं थी। शुक्र है कि कैमलॉट अब लियोनेल का अच्छा सहयोगी था, लेकिन स्लेयर लीजन अभी भी ग्रे जोन में था, जबकि लियोनेल को भी नहीं पता था कि भविष्य में वह वेलिएंट हॉट का दोस्त होगा या दुश्मन। कभी कभी लियोनेल को लगता था कि संगठनों से उसका नाता टूटना लाजमी है। जब उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी ऐसे संगठन में शामिल हो जाता है जो कहीं से भी नहीं आया हो और जिसकी नींव उन प्रतिभाशाली लोगों जैसी न हो जिन्हें उन्होंने अपने घर में पाला था, तो शायद उसका अस्तित्व ही विवादास्पद हो जाता है। हॉलिस चौंक कर जाग गया, उसे ऐसा लगा जैसे उसका गला दबाया जा रहा हो। उसने हाँफने की कोशिश की, लेकिन सामान्य से आधी हवा ही अंदर खींच पाया। अचानक हुए इस बदलाव से उसे ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसने डर के मारे नीचे देखा तो पाया कि एक दुबली पतली युवती, जो उससे आधा सिर छोटी थी, उसे इस तरह पकड़े हुए थी। ये तथ्य कि वह एक नई छात्रा थी, अपमान की भावना को और भी बदतर बना रहा था। हालांकि हॉलिस के पास अपने अहंकार को निगलने के अलावा कोई चारा नहीं था। आयना के एक ही वाक्य ने उसे छलकपट के सारे विचार मन से निकाल दिए। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें याद होगा कि ओरिक्स अभी हमारे पीछे आ रहे हैं। इसलिए अगर तुमने अच्छा नेतृत्व नहीं किया तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम सबसे पहले मरोगे। अगर आयना ने हॉलिस को वश में करने के लिए छोटी मोटी तरकीबें अपनाई होती तो वह भागने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए किसी भी तरह तरकीबें अपनाने को तैयार हो सकता था। लेकिन जब भी उसे वह खूनी कुल्हाड़ी याद आती, उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ जाती। वह बस आज्ञाकारी होकर वही कर सकता था जो उसे कहा जाता। आयना को उन नए छात्रों तक पहुंचने में बस एक क्षण ही लगा जो बिना किसी उद्देश्य के सुरंगों में भाग रहे थे। सिर हिलाते हुए उसने अपने पीछे आने के बारे में कुछ शब्द चिल्लाकर कहे। जो लोग गलत सुरंगों में चले गए थे और उन्हें वापस लौटना पड़ा, वे अपने ही थे। अगर वे काफी तेज होते तो शायद उनके पास बचने का मौका होता। अगर नहीं तो इसका आयना से कोई लेना देना नहीं था। उसे लियोनेल की योजना पर 100% यकीन नहीं था, लेकिन वह ये जरूर जानती थी कि जब तक उनमें से आधे जिंदा बच जाएंगे तब तक सब ठीक रहेगा। वह ऐसे दोमुहे लोगों के लिए अपनी राह से नहीं हटेगी। अल्पविराम। लियोनेल सुरंगों में तेजी से उतरा।
तमाम अलग अलग रास्ते देखने के बावजूद उसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई कि वह किसे चुने। हालांकि उस क्षण वह अचानक रुक गया और आह भरी। तुमने इसे जानबूझकर यहाँ छोड़ा है ना? लियोनेल ने सिर हिलाया। हथेली आगे बढ़ाकर उसने आग की एक लपट नीचे की ओर फेंकी, जिससे सीनियर लू की लाश जलकर राख हो गई। अपना जादूगर कोर बनाने के बाद लियोनेल के सभी तत्व उसके शरीर में विलीन हो गए। इसका एक सुखद परिणाम ये हुआ कि लियोनेल को अग्नि तत्व मिला, जिससे उसे एक बहुत छोटा स्कारलेट स्टार फोर्स चरित्र प्राप्त हुआ। चौथे आयाम की किसी सत्ता के शरीर को इस तरह जलाकर राख कर देना उसके लिए पहले अपनी स्कारलेट स्टार फोर्स के बिना नामुमकिन होता। लेकिन अब ये बस उसकी हथेली का एक सहज इशारा था। यदि लियोनेल का मैच कोर पर्याप्त रूप से विकसित हो गया और उसका शरीर आग के लिए बेहतर वाहन बन गया, तो वह समय से बहुत पहले ही अपने इनिट फोर्स नोड का उपयोग करने में सक्षम हो सकता है। लियोनेल वहां से जाने ही वाला था कि अचानक उसे जमीन पर एक अंगूठी पड़ी दिखी। उसकी जगह देखकर लियोनेल ने अंदाजा लगाया कि शायद वह सीनियर लू के गले में लटकी होगी। यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि परिष्कृत धातु का एक टुकड़ा जलने के बाद भी बच गया, लेकिन लियोनेल ने जानबूझकर अपनी लौ में इतनी ताकत डाल दी थी कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। टियर 6 का खजाना भी पूरी तरह पिघल जाना चाहिए था, भले ही वह राख में न बदला हो। लियोनेल नीचे झुका और अंगूठी उठाकर अपनी उंगलियों के बीच घुमाने लगा। हैरानी की बात यह थी कि वह कोई अंतरिक्षीय अंगूठी नहीं लग रही थी। कम से कम लियोनेल की जांच पड़ताल में उसके अंदर कोई छिपी हुई जगह तो नहीं मिली। हालांकि उनकी आंतरिक दृष्टि ने अनगिनत छोटी छोटी नक्काशी देखी, जिन्हें वह अपनी आंखों या स्पर्श से नहीं देख सकते थे। जैसे ही लियोनेल ने ये देखा, उसे अपने तहखाने की याद आ गई। उसके पिता ने उसके अंदर जाने से पहले एक छोटे से परीक्षण के तौर पर दरवाजे के हैंडल पर ऐसी छोटी छोटी नक्काशी कर दी थी। लियोनेल दूसरी बार ही ऐसी कोई विधि देख रहा था। क्या यह महज एक संयोग था, या यह अंगूठी उस स्तर की थी जो उसके पिता को आकर्षक लगती? लियोनेल ने निश्चय किया कि उसे इस बारे में शब्दकोश से पूछना चाहिए, लेकिन अभी समय नहीं था। उसने सोचा भी नहीं था कि इस सीनियर लू के पास उसके बारे में इतनी दिलचस्प बात होगी। अल्पविराम। उस समय वही टकराव घटित हो रहा था जिससे वरिष्ठ खिलाड़ी बचना चाहते थे। आयना एक हाथ में बेहोश हॉलिस और दूसरे हाथ में अपनी कुल्हाड़ी लिए खड़ी थी। उसकी पीठ पर 20 से ज्यादा नए छात्र थे और यह संख्या लगातार बढ़ रही थी। दूसरी तरफ कुछ बुजुर्ग जो अभी तक तय नहीं कर पाए थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, खड़े थे। हालांकि उनकी संख्या भी कम नहीं थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर नजर रखने वाले 4 लोग तो बस हिमशैल के ऊपरी हिस्से थे। खनन सुरंगों में उनकी संख्या लगभग 30 थी, और इसमें जैलिस, हेनोरिन और बाल्थोर्न भी शामिल नहीं थे, जो शायद आखिरकार जाग गए थे। इसी आमना सामना के दौरान लियोनेल आखिरकार पकड़ में आ गया। हालांकि उसकी उपस्थिति ने सीनियर्स के चेहरे पर और भी कड़वाहट ला दी, जबकि नए छात्रों के लिए स्थिति बिल्कुल उलट थी। लियोनेल के होंठ फड़क उठे जब उसने देखा कि हॉलिस के साथ आयना के हाथों में एक लटके हुए मुर्गे जैसा व्यवहार हो रहा है। हंसी रोकने के लिए उसे अपनी पूरी इच्छाशक्ति लगानी पड़ी। एक बड़े आदमी के साथ ऐसा व्यवहार होते देखना वाकई बहुत ज्यादा था। हालांकि स्थिति इतनी गंभीर थी कि वह फिर भी शांत रहा। लेकिन उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि ये तथाकथित वरिष्ठ लोग वास्तव में वहां से नहीं गए थे। इस दुनिया में खदानों का भूमिगत जाल असंभव रूप से विशाल था। लियोनेल की समझ से कुछ खदान सुरंगें भी थीं जिनके जरिए दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा जा सकता था। यह इस दुनिया की खासियत मानी जाती थी क्योंकि 90% से ज्यादा जमीन थी। हालांकि ज्यादातर खदान सुरंगों का फैलाव कुछ दसियों किलोमीटर का था, लेकिन भागने के लिए ये काफी था, खासकर इसलिए क्योंकि ओरिक्स इंफ्रारेड में देख सकता था। इंफ्रारेड किरणें पॉलिश, चमकदार और ठंडी सतहों के आर पार नहीं देख सकती। तो छिपने के लिए अयस्कों की खदान से बेहतर जगह और क्या हो सकती थी? ये कहा जा सकता है कि जैसे ही वे यहाँ पहुंचे, उनके सुबह तक जीवित रहने और पहाड़ी दर्रे तक पहुंचने की 70% से भी ज्यादा संभावना थी। यही कारण था कि वरिष्ठों के कार्य अधिक स्वार्थी थे। हालांकि यह सच था कि अधिक लोग अधिक निशान छोड़ेंगे और अधिक लंबा रास्ता छोड़ेंगे, और अधिक लोग छिपना भी अधिक कठिन बना देंगे, यदि ऐसा करना आवश्यक हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी इस बात की 60% से अधिक संभावना थी कि वे अंत तक जीवित बच जाएंगे। फिर भी ये बात और भी हैरान करने वाली थी कि ये सीनियर अभी तक यहाँ से नहीं गए थे। वे यहाँ कैसे फंस गए? हालांकि उनके चेहरों के भाव देखकर लियोनेल ने निष्कर्ष निकाला कि उनका ऐसा होने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वे हर चीज की समयबद्धता और गति से अचंभित थे।
इससे भी बदतर, वे अभी भी इस बात पर बहस कर रहे थे कि उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए और स्थिति को सबसे अच्छे तरीके से कैसे संभालना चाहिए। उनमें से कुछ ने सोचा कि छिपना ही सबसे अच्छा है। इन सुरंगों में जीव कोई मजाक नहीं थे और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, उनकी स्थिति और भी बदतर होती गई। किसी और रास्ते से निकलने की कोशिश करना, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, और जाहिर है, इसके लिए उन्हें इस खतरे वाले क्षेत्र में काफी दूर तक जाना पड़ेगा। विरोधी पक्ष छिपने के खिलाफ था। ये जीव जितने भी खतरनाक थे, क्या ये ओरिक्स से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते थे? बेखौफ होकर इंतजार करना और उम्मीद करना कि उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा बेतुका था, खासकर तब जब ओरिक्स सुबह होते ही हार नहीं मान लेता था। रात में ये सुरंगें ओरिक्स के लिए नुकसानदेह थीं, लेकिन विडंबना यह है कि सुबह होते ही ये उनके लिए फायदेमंद साबित हुई। उनके लिए आकाश की तेज रोशनी की बजाय सुरंगों की मंद रोशनी में शिकार करना कहीं ज्यादा बेहतर था। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वे अपना विवाद सुलझा पाते, आईना की गति ने उन्हें पूरी तरह से अचंभित कर दिया। एक सामान्य नए खिलाड़ी को यहां पहुंचने में 2 या 3 मिनट लगने चाहिए थे, भले ही उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी हो। फिर भी आयना सेथ से मुश्किल से 1 मिनट बाद यहां पहुंची थी और इसमें सीनियर लू को मारने में बिताया गया समय भी शामिल था। लियोनेल ने एक नज़र में पूरी स्थिति को भांप लिया। अचानक एक गतिरोध सामने आते देख उसे लगा कि एक और मौका उसकी झोली में आ गिरा है। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। तुम सब चले क्यों नहीं गए? ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम अब भी हमसे निपटने की सोच रहे हो और खुद को सीनियर कहते हो। लियोनेल के शब्दों ने नए छात्रों को और भी अधिक सतर्क कर दिया। अगर वे नए खिलाड़ियों को ओरिक्स को लुभाने के लिए चारा बनाने की योजना बनाते, तो उनके लिए इसका विरोध करना बहुत मुश्किल होता। अगर लियोनेल और आयना न होते, तो भले ही उनकी संख्या सीनियर खिलाड़ियों से ज्यादा होती, उनके पास कोई मौका नहीं होता। मिया और बाकी लोगों ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि जल्द ही वे उपहास करने लगे, यह महसूस करते हुए कि उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। भले ही आयना और लियोनेल उन्हें एक एक करके हरा दें, लेकिन उनकी संख्या उन दोनों से ज्यादा थी और बाकी नए छात्र तोप के गोले के अलावा कुछ नहीं थे। अगर तुमने हमारा पीछा करने की हिम्मत की है, तो हमें असभ्य होने का दोष मत दो, मिया ने ठंडे स्वर में कहा। लियोनेल की निगाहें संकुचित हो गईं। जो लोग छिपने की बात कर रहे थे, उन्हें भी पता था कि अब छिपना नामुमकिन है। इतने सारे नए लोगों के यहाँ होने के कारण बचने का एक ही रास्ता था, भागना। लेकिन नए छात्रों ने इसे सबसे ज्यादा गंभीरता से लिया, यहाँ तक कि अब तक उनके तथाकथित वरिष्ठ छात्रों ने मदद के लिए एक भी हाथ नहीं बढ़ाया। दरअसल वे मूर्ख ही होंगे अगर उन्हें यह एहसास न हो कि खदान में जाने देने के बारे में उन्होंने जो पहले कहा था, वह बकवास था। उनका शुरू से ही इरादा था कि वे सबको मरवा दें। मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना काफी है, लियोनेल ने मन ही मन सोचा। एना ने हॉलिस को उनके ऊपर फेंक दिया, वह बिना हिले डुले जब वह फर्श पर गिर पड़ा। नए और वरिष्ठ छात्रों के बीच विभाजन की एक स्पष्ट रेखा खींच दी गई थी। यह माहौल तब भी गायब नहीं हुआ जब श्वेत बेल्ट वाले छात्र अपने अपने रास्ते पर गायब हो गए। हालांकि सीनियर्स जा चुके थे, नए छात्रों को कोई राहत नहीं मिली। सीनियर्स सुरंगों के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता था। क्या वे तब तक बेमतलब घूमते नहीं रहेंगे जब तक कि ओरिक्स उन्हें ढूंढ न ले और उनकी मौत न हो जाए? लियोनेल ने कुछ देर तक माहौल को शांत रहने दिया तथा अपने चेहरे पर चिंता का भाव बनाए रखा। तुम इतनी जल्दी हमारे पास कैसे आ गए? अचानक आए आवाज सुनकर लियोनेल मुस्कुरा उठा। वह खुद को रोक नहीं पाया और आयना का छोटा सा हाथ पकड़कर उसे थोड़ा दबा दिया। कैसे? मैं तो बस सेब की खुशबू का पीछा कर रहा था। आयना अवाक रह गई। तुम कुत्ते हो या कुछ और? लियोनेल मुस्कुराया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने बहुत पहले ही सीख लिया था कि आंतरिक दृष्टि उसकी इंद्रियों का ही एक विस्तार है। चाहे वह दृष्टि हो, स्पर्श हो या श्रवण, वह सब कुछ कर सकता है। पहले उसने ऐसा करने से मना कर दिया था क्योंकि वह कुछ भयानक गंधों से आहत हो चुका था। नाक से सूंघने की क्षमता और आंतरिक दृष्टि दोनों ही बिल्कुल अलग अलग स्तरों पर थीं। लेकिन सौभाग्य से उसके आईना की खुशबू काफी अच्छी थी। लियोनेल ने नए छात्रों के उत्तेजित माहौल को देखा और अंततः महसूस किया कि अब समय आ गया है। सुरंग गए हुए लगभग 4.5 मिनट हो गए हैं। ओरिक्स लगभग निकल ही जाना चाहिए। अभी सबसे अच्छा समय है। ठीक है सब लोग, मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगा, लियोनेल ने आत्मविश्वास से कहा। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लियोनेल वाकई कामयाब हो जाएगा। कुछ ही घंटों बाद समूह ने खुद को फिर से जमीन पर पाया।
लेकिन इस बार उनके ठीक सामने एक पहाड़ी दर्रा था जिसके बारे में वे सपने में भी सोच रहे थे। लियोनेल की निगाहें एक खतरनाक रोशनी से चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे खुद उसके और आयना के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि उसने अपने पहले ही मिशन में कितना कुछ हासिल कर लिया है। हीरो पीक और उसके साथियों को धीरे धीरे बिखरते देखना उसे बहुत अच्छा लगेगा। लियोनेल के पीछे पीछे आने वाले नए छात्रों को ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी स्वर्ग में सैर कर रहे हों। इतने लंबे समय तक आसमान न देख पाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने इतनी साधारण सी चीज को कितना हल्के में लिया था। फिर भी उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि वे वाकई बाहर निकल पाए थे। सीनियर्स के जाने के बाद उनमें से कई निराशा की गर्त में गिर गए थे। हालांकि लियोनेल उन्हें खदान तक पहुंचाने में कामयाब रहा था, लेकिन भूमिगत सुरंगों का पीछा करना बिल्कुल अलग अनुभव था और कई बार तो उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया है। फिर भी लियोनेल वास्तव में सफल रहा था, और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि नीचे कई दुश्मनों से टकराने के बावजूद लियोनेल द्वारा दिए गए ग्रेनेड उन्हें मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे और उनके आसपास की सुरंगों को भी नहीं गिराया। इस समय तक कई लोग लियोनेल की पीठ की ओर श्रद्धा के भाव से देखने लगे थे, यहाँ तक कि इंकोत और इरोलाना भी इसका अपवाद नहीं थे। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियोनेल मन ही मन मुस्कुराया, ये सोचकर कि ओरेस के राजा के रक्षकों का एक और समूह उनके रास्ते में आने वाला था। लियोनेल के पीछे चल रहे नए छात्रों के समूह को यह नहीं पता था कि वह उन्हें बाहर निकालने में इसलिए आश्वस्त था क्योंकि उसने शरीयत की खदानों का जाल देखा था। हालांकि उस नक्शे में भूमिगत सुरंगों के निशान नहीं थे, फिर भी लियोनेल यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि उनमें से कौन सी सुरंगें आपस में जुड़ी हो सकती हैं, क्योंकि वहां से निकलने वाले अयस्क और उनकी निकटता के आधार पर ऐसा हो सकता है। शुरू से ही लियोनेल को पता था कि वह कोई रास्ता निकाल ही लेगा, भले ही इसके लिए उसे कुछ प्रयास और गलतियां करनी पड़े। हालांकि पहली बार लियोनेल को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसका अनुमान गलत था। उसे जो मिला वह ओरेस के राजा गुट के रक्षक नहीं थे, बल्कि नीले रंग की बेल्ट वाले सैनिकों का एक समूह था जिनके शरीर पर अभी भी उनके पुराने शिखर चिन्ह थे। लियोनेल की समझ से वे लॉयल पीक से थे, लेकिन स्थिति पर गौर करने के बाद उसे एहसास हुआ कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। समूह अब पहाड़ी दर्रे के इतने करीब था कि नजरों से ओझल था, लेकिन पहले की तुलना में जब रास्ते पर ऊपर नीचे आने जाने वाले कुछ ही समूह होते थे, अब वहां गतिविधियों की बाढ़ आ गई थी। सच तो यह है कि यहाँ लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनके समूह पर किसी का ध्यान जाना भी आश्चर्यजनक था। ये तो यही कहा जा सकता था कि गश्त लगा रहे ये वरिष्ठ अधिकारी पूरी तरह सतर्क थे। जल्दी ही स्वस्थ होकर लियोनेल ने स्थिति समझाई। हम एक मिशन पर थे जब हमारी मुलाकात टाइटन हाइना और उनके ओरिक्स साथियों के एक जोड़े से हुई। हम खुशकिस्मत थे कि हम खदान की सुरंगों से बचकर यहाँ पहुँच गए। जैसी कि उम्मीद थी, ब्लू बेल्ट वाले छात्र ओरिक्स के जिक्र से हैरान नहीं हुए, बल्कि उन्हें इस बात पर हैरानी हुई कि नए छात्रों का एक समूह इतनी दूर तक पहुंचने में कामयाब रहा। पहाड़ी दर्रे की चहल पहल का कारण सिर्फ यही था। ऐसा लग रहा था कि ओरिक्स की गतिविधियों की खबर आखिरकार संगठन तक पहुंच ही गई थी। सीनियर्स इसलिए हैरान थे क्योंकि कई लोगों ने ओरिक्स के निशाने पर आने की खबर मिलने के बाद उस इलाके के सभी नए छात्रों को मौत के घाट उतार दिया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि न सिर्फ कुछ बचेंगे, बल्कि उनमें से इतने सारे भी होंगे। शीर्ष पर बैठे ब्लू बेल्टधारी ने गहरी सांस ली। चूंकि यह मामला है, इसलिए आपके लिए अपने अनुभवों के बारे में कुछ प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक होगा। लियोनेल ने सिर हिलाया, समझ गया। मेरा नाम गार्लैंडो है, मैं आप सभी को प्रक्रिया के लिए ले जाऊंगा। अब हमारे पास कुछ नई प्रक्रियाएं हैं, इसलिए कृपया उन्हें सहन करें। लियोनेल ने समूह की ओर देखा और सिर हिलाया। गार्लैंडो को ये देखकर थोड़ी हैरानी हुई कि इनमें से हर एक नया छात्र लियोनेल की तरफ ऐसे देख रहा था मानो उसकी मंजूरी मांग रहा हो। क्या सीनियर होने के नाते उसका कहना काफी नहीं था? आखिर यहाँ क्या हो रहा था? गार्लैंडो ने सिर हिलाते हुए कहा, इस पर ध्यान देने का समय ही नहीं था। ये नए खिलाड़ी ओरिक्स से संपर्क के बाद सबसे पहले वापस आए थे। अगर ऐसा न होता तो वह ब्लैक बेल्ट वालों के समूह के साथ इतना विनम्र कैसे हो सकता था? जबकि गार्लैंडो अपने विचारों में सिमट गया था, लियोनेल ने भी ऐसा ही किया था। क्षमताओं के युग में निश्चित रूप से सुरक्षा संबंधी और भी कई मुद्दे हैं, उनकी सावधानी उचित है। कौन जाने कि ओरिक्स में से किसी ने कोई छद्म क्षमता जागृत की है या नहीं। समूह को तुरंत वहां से ले जाया गया क्योंकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके लौटने से किस तरह का हंगामा मचेगा। अल्पविराम। लियोनेल को ग्रुप से अलग कर दिया गया।
दरअसल सभी अलग थे। अगर सबको एक साथ रखा जाता तो ज्यादा पूछताछ नहीं होती। फिर भी लियोनेल ज्यादा चिंतित नहीं था। वह चुपचाप बैठा रहा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जबकि पूछताछ कक्ष की मंद रोशनी टिमटिमा रही थी। 70 से ज्यादा लोगों की सुरक्षा की चिंता से मुक्त होकर उसका दिमाग दूसरे कामों में लग गया। जहां तक उसका सवाल था, वे अपना समय ले सकते थे। लियोनेल का मन अपने मैच कोर पर केंद्रित था। अगर तुम न होते तो शायद मैं अभी मर चुका होता, है ना? लियोनेल ने सिर हिलाया। मौत से बाल बाल बचने की वह घटना अभी भी उसके ज़हन में ताज़ा थी। कभी कभी उसकी अचूक याददाश्त अच्छी बात होती थी, लेकिन इस तरह की चीज़ों के मामले में ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। क्या होता अगर ओरिक्स की क्षमता लिटिल नाना जैसी होती और अंतरिक्ष आधारित नहीं होती? क्या वह फिर भी बच निकल पाता? लियोनेल वास्तव में इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी तेज सोच के कारण वह हमेशा इस बात पर वापस आ जाता था। लियोनेल को इतने लंबे समय में पहली बार ऐसा महसूस हुआ था। दिन ब दिन उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। वह कुछ ही घंटों में वो सब कर पा रहा था जो दूसरों को महीनों में हासिल करने में लग जाता था, इसलिए मौत का डर धीरे धीरे खत्म हो गया था। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि वह ज्यादा बहादुर हो गया था, बल्कि यह सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा था। हालांकि ये निश्चित रूप से एक कठोर जागृति थी। घंटों बाद तंबू के फ्लैप अंततः हिले जब 3 आकृतियां अंदर आईं। उनमें से एक बुजुर्ग थे जिन्हें लियोनेल ने पहचाना, वही बुजुर्ग जो नए छात्रों की परीक्षा की देखरेख करते थे, जिन्हें अफेस्ट सेल्डर टोबिस कहता था। बाकी 2 बुजुर्गों को लियोनेल नहीं पहचान पाया, लेकिन उन दोनों ने टोबिस की तरह ही लाल बेल्ट पहनी हुई थी। तीनों बिना परिचय के लियोनेल के सामने बैठ गए और सीधे काम पर लग गए। आप कैसे बच गए? लियोनेल मुस्कुराया, किस्मत। हालांकि लियोनेल ने यह बात हल्के में कही थी, लेकिन बुजुर्गों को यह बात ज्यादा मजेदार नहीं लगी। यहाँ तक कि एल्डर टोबिस, जिन्हें लियोनेल ने उन गिने चुने लोगों में से एक देखा था जो इतने तनावग्रस्त नहीं थे, भी ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। लेकिन यही तो सही था। ओरिक्स के ऐसा कदम उठाने से बहुत पहले ही वैलिएंट हॉट माउंटेन एक भयानक स्थिति में था। अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे चारों तरफ से घिर गए हों। इन बुजुर्गों को ऐसा लग रहा होगा जैसे वे अपनी विरासत को साक्षात अपने सामने ढहते हुए देख रहे हों। भला वे मजाक करने के मूड में कैसे हो सकते हैं? ये बुजुर्ग चाहे जितना भी यकीन करना चाहते थे कि इतने सारे नए छात्र बच जाएंगे, उन्होंने खुद को पूरी तरह से खत्म होने के लिए पहले ही तैयार कर लिया था। लेकिन अब सुखद आश्चर्य की बजाय वे बस संशय में थे। और सभी नए छात्रों से पूछताछ करने के बाद लगा कि सब कुछ इस एक युवक के इर्द गिर्द घूम रहा है। लियोनेल ने ऐसा दृश्य देखकर आह भरी। मैं एक फोर्स क्राफ्टर हूं, जिसका धातु से गहरा लगाव है और जिसकी क्षमता संवेदी प्रकार की है। खदानों को ढूंढना और उनमें से होकर गुजरना शायद वह काम है जिसमें मैं सबसे अच्छा हूं। लियोनेल का उत्तर बिल्कुल सटीक था। बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये बात उनकी लगभग हर जानकारी से मेल खाती थी। टोबिस के दाहिनी ओर बैठे बुजुर्ग ने लियोनेल को ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। आपका स्पष्टीकरण बिल्कुल सही लगता है, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ प्रश्न हैं। हाँ, लियोनेल ने इस बुजुर्ग की नज़र से नज़र मिलाई। आपके सीनियर्स के साथ क्या हुआ? मेरे सीनियर? लियोनेल ने व्यंग्य किया। अगर आप उन्हें सीनियर कह भी सकते हैं। वे कई मौतों के सीधे जिम्मेदार थे और खदान की सुरंगों में घुसने के बाद हमसे अलग हो गए। किसी और लड़ाई से बचने के लिए उनके कहने पर हमारे पास उनके साथ न जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो आपके वरिष्ठों ने संकट के समय आपको छोड़ दिया, फिर भी आप उनसे पहले निकल पाए। 70 से अधिक नए छात्रों की सुरक्षा करने के बावजूद। क्या ये बात आपको भी समझ में आती है? ओह, फिर आपको क्या लगता है क्या हुआ? ये पहली बार नहीं होगा जब किसी ने किसी ऐसी चीज का श्रेय लिया हो जिसमें उसका कोई हाथ ही नहीं था। बुजुर्ग ने साफ जवाब दिया। ये भी पहली बार नहीं होगा जब कुछ लोगों ने, जिनके इरादे ठीक नहीं थे, बाहरी मदद का इस्तेमाल करके अपनी प्रतिष्ठा को जरूरत से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर और पवित्र बना दिया हो। मैं समझ गया। खैर, आपको अपनी राय रखने का हक है, लगता है। लियोनेल ने जवाब दिया। तो फिर ये साबित करना शायद आप पर निर्भर होगा कि मैंने सुरक्षित निकलने के लिए ओरिक्स के साथ सांठगांठ की थी। अगर बस इतना ही है तो मैं अभी चला जाता हूं। लियोनेल खड़ा हुआ और अपनी पीठ को फैलाया, एक संतोषजनक दरार महसूस कर रहा था। क्या हमने कहा था कि आप जा सकते हैं? नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। लियोनेल ने अलविदा कहा और तंबू से बाहर चला गया। वह नाक मुंह सिकोड़ने वाला बदमाश।
हेनला ने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है, ठीक है। एल्डर टोबिस ने उन्हें गुस्सा आने से पहले ही रोक दिया। हमारे भी कुछ नियम हैं जिनका हमें पालन करना होगा, हेनला। टोबिस को पता चल गया था कि पूछताछ शुरू होते ही लियोनेल का धैर्य जवाब दे गया था। सच तो ये था कि हेनला में पूछताछ करने की अद्भुत क्षमता थी, लेकिन इस सच्चाई को छिपाने के लिए वह अक्सर ऐसे सवाल पूछता था जिनकी उसे जरूरत नहीं होती थी। किसी तरह लियोनेल ने यह बात समझ ली थी और उसे पता था कि पूछताछ का मुख्य हिस्सा पूरा हो चुका है। इससे अकेले ही दो बातें सिद्ध हो गईं। एक तो ये कि लियोनेल की क्षमता वास्तव में संवेदी थी और दूसरी यह कि वह अपने स्तर के बड़ों को भी समझने में सक्षम थी। उस समय के बाद लियोनेल के पास सचमुच साबित करने के लिए कुछ नहीं बचा था। हालांकि उसका जाना थोड़ा असभ्य था, लेकिन जब ज्यादातर लोगों ने पुष्टि कर दी कि वह असभ्य नहीं था, तो क्या यह उसके साथ गद्दार जैसा व्यवहार नहीं था? खासकर तब जब लियोनेल को अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ये नतीजे हासिल करने थे। ठीक है, ठीक है। ये बदमाश हर पीढ़ी में बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं इनमें से किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, हेनला ने झल्लाकर कहा। अपने शब्दों के बावजूद ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि वह लियोनेल के लिए परेशानी खड़ी करने का इरादा रखता है। टोबिस कड़वाहट से मुस्कुराया। हम बूढ़े हो रहे हैं। बेहतर होगा कि अब हम युवा पीढ़ी को ही आगे बढ़ने दें। रिलियन का वो बदमाश अपने आप में बहुत मगन है और अब ये संक्रामक होता जा रहा है। सालों की नींव को उलट पुलट करने से पहले उसने हम बुजुर्गों की राय की भी परवाह नहीं की। अब नतीजा देखो। क्या किसी और समय में इतने सारे नए छात्र मिशन पर निकले होते? अगर नियमों में बदलाव न हुआ होता तो वे खतरे की जद में ही नहीं होते। अरे, हमें उस रेयान नाम के छोटे बदमाश से भी पूछताछ करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वह उन बदबूदार बदमाशों के साथ मिलीभगत कर रहा है। तीसरा बुजुर्ग, जो अब तक चुप था, हंस पड़ा। ठीक है, ठीक है। हमें खुश होना चाहिए कि उन्होंने बात को जल्दी खत्म कर दिया। हमारे ध्यान देने के लिए इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात है। सभी बुजुर्ग एक साथ गंभीर हो गए। ये सही है। टोबिस की निगाहें तेज हो गईं। यहाँ तक आने के सफर में जो 30 से ज्यादा नए छात्र मारे गए, उनमें से आधे असल में उनके सीनियर साथियों ने ही मारे थे। सजा तुरंत और कड़ी होनी चाहिए। इस जमाने में अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हम खत्म हो जाएंगे। दोनों बुजुर्ग चुप रहे। जाहिर है वे सब एक मत थे। उसी समय फ्लैप खुले और एक परिचित ब्लू बेल्ट युवक सामने आया। बुजुर्गों, हलचल तो है। जिन बुजुर्गों को आप ढूंढ रहे थे, वे अभी अभी पहाड़ी दर्रे में दाखिल हुए हैं। लेकिन वहां 30 से ज्यादा लोगों में से अब सिर्फ 10 ही बचे हैं। एल्डर हेनला ने अपने अगले शब्द लगभग गुर्राकर कहे। उन सबको गिरफ्तार करो। अल्पविराम। लियोनेल पहाड़ी दर्रे पर उतरा तो उसे एक ऐसा नजारा दिखा जिसने उसे सुखद आश्चर्य से भर दिया। पहले तो उसने सोचा था कि इतने लंबे समय के बाद सिर्फ आईना ही उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि 70 से ज्यादा नए छात्र भी उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन युवाओं की नज़र लियोनेल पर पड़ी, उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी आंखों में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। लियोनेल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे ऐसा एहसास हुए बहुत समय हो गया था, वह लगभग भूल ही गया था कि यह कितना अच्छा होता है। ... मैंने अपने इंस्टाग्राम पर डीडी के लिए कलाकृतियां बनवानी शुरू कर दी हैं। अभी अभी एक और एक्स पोस्ट किया है, इसे इंस्टाग्राम पर @respect_ पर देखें _ का ध्यान रखें। संपर्क